हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपका जनरल ट्रेंड क्या था कि पीरियड में और ग्रुप में क्या था ट्रेंड। देखिए, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते थे तो साइज छोटा होता था, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते थे, साइज बढ़ता था, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती थी। ये क्या था? जनरल ट्रेंड, ठीक। पीरियड में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती थी? पीरियड में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती थी हमेशा नोबल गैसेस की। किसकी होती थी बेटा? नोबल गैसेस की, क्योंकि नोबल गैसेस इधर आएंगे, इधर ज्यादा है, इधर कम है। पीरियड में लोएस्ट किसकी होगी? पीरियड में लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? तो इधर इधर क्या आता है? एल्केली मेटल्स, तो एल्केली मेटल्स की, एल्केली मेटल्स की। पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? बताइए, हीलियम की, ठीक। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी? तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी याद करो, एल्केली मेटल्स की, हेलिना करप्सस पर। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो ऊपर वाला नोबल गैस बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हो रहा है? उसकी शेल चेंज हो जा रही। जैसे सोडियम 281, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको निकाल दिया तो ये देखो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, यहां पर कितने आ गए? 8, यहां पर 2, यहां पर 8। तो इसको हटा दिया तो ये बचा, तो साइज क्या हुआ? ड्रास्टिकली कम हो गया। साइज ड्रास्टिकली कम हो गया, इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ड्रास्टिकली बढ़ गया। इसीलिए इसको यहां से निकालना क्या हो जाता है बेटा? बहुत मुश्किल। इसीलिए जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट है? एल्केली मेटल्स की, ठीक है। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? एल्केली मेटल्स की। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट किसकी है? एल्केली मेटल्स की पीरियड में। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट है पीरियड में? एल्केली मेटल्स की। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट है? नोबल गैसेस की, ठीक है। अब देखिए, ट्रेंड के हिसाब से ये होना चाहिए था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इसी तरह ये देखो, ये एक्सपेक्टेड था, याद करो, ठीक, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन यहां पर गड़बड़ होती थी, याद करो, ये एक्सेप्शन आता था। और कहां पे एक्सेप्शन आता था? यहां पर। तो बेरिलियम बोरॉन में पहले क्या एक्सेप्शन था? तो ये एक्सेप्शन केवल किसके लिए होता था? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तो रेगुलर ट्रेंड ही फॉलो करती थी। रेगुलर ट्रेंड फॉलो करती थी मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती थी, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन केवल किसके लिए होता था बेटा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। बेरिलियम बोरॉन में क्या था? याद करो, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किससे निकालना पड़ता था? 2s2 से। और बोरॉन में निकालते थे तो किससे निकालते थे? 2p से। तो एक तो इसमें क्या होता था? पेनिट्रेशन इफेक्ट, याद करो। एक इसमें क्या होता था? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता था भाई? s ऑर्बिटल छोटी है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। p ऑर्बिटल बड़ी है, इलेक्ट्रॉन इसका दूर है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो इसीलिए s से निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू p। एक तो इसका रीजन था पेनिट्रेशन इफेक्ट। दूसरा, जो कि इस रीजन से मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन बुक्स में दिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या बोल देते हैं कि फुली फिल्ड s सब शेल है, और इसमें क्या है कि फुली फिल्ड नहीं है। इसमें 2p से निकालना, ना फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बेरिलियम प्लस या बोरॉन प्लस से निकालोगे, यानी अब इस बार इसमें 2s1 हो जाएगा, और सेकेंड आयोनाइजेशन की एनर्जी के लिए ये 2s2 हो जाएगा। तो अब देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट रहा नहीं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो इससे निकालोगे। अब ये फुली फिल्ड हो गई। दूसरा, इसमें कितने? 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है। इसका साइज क्या है? छोटा है।
मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फुली फिल्ड भी है, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, बोरॉन की। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या था, नाइट्रोजन की देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2p3, ऑक्सीजन की क्या थी 2p4। तो ये देखो ये क्या है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो आपको मैंने बताया था जो हाफ फिल्ड है वो ना ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, मोर देन एक्सपेक्टेड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। इसीलिए होनी ऑक्सीजन की चाहिए थी, लेकिन हो किसकी जाती है, नाइट्रोजन की। अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तब किससे निकालोगे, नाइट्रोजन प्लस से, तब ये 2p2 हो जाएगा और ऑक्सीजन प्लस क्या हो जाएगा 2p3। अब देखो, अब ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि ये क्या हो गई, हाफ फिल्ड। दूसरा, इसमें 8 प्रोटॉन है, इसमें 7 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियसली इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। दूसरा, इधर से इधर आने पर साइज भी क्या होता है, छोटा होता जाता है। साइज छोटा, मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक्सेप्शन हमने पढ़े थे। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, ये एक्सेप्शन पढ़े थे और पढ़ा था हमने इस पे डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने किया था वो थोड़ा सा ज्यादा टफ था, आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा उसे, तब वो आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो बोरॉन फैमिली, एक्सेप्शन इन बोरॉन फैमिली, एक्सेप्शन इन बोरॉन फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेई एडवांस में 2 बार आया है, मेंस में कम से कम 2 बार आया है, नीट में भी 2 से 3 बार आया है। ठीक है, तो ये आता ही रहता है, ऐसा है। ठीक, अब याद करो भाई, इसका बल्गा इंटर था, तो पहले तो साइज में क्या होता था, जीए का साइज याद करो क्या होता था, स्लाइटली स्मॉलर देन अल्युमिनियम हो जाता था। इन दोनों का साइज सिमिलर हो जाता था। क्यों, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। याद है आपको, ये कराया था, इसका साइज सिमिलर हो जाता है बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है, देखो ये कराना भूल गया, नहीं कराया शायद। ठीक, ये सिमिलर साइज के होते थे, तो साइज में ऑर्डर क्या होता था याद करो भाई, बोरॉन, फिर एक्सपेक्टेड क्या था साइज का, एक्सपेक्टेड ऑर्डर भाई नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक्चुअल ऑर्डर क्या आया, बोरॉन, जीए भी भाई थोड़ा सा छोटा हो गया ना इससे, और फिर इंडियम का अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया थैलियम से। ठीक, ये क्यों होता था याद करो, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। याद है ये क्या होता था, इट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये जीए का साइज क्यों हो जाता है, साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ, याद करो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ
3D इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, याद है? ये थी साइज में एक्सेप्शन। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड क्या होगा भाई? भाई ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है कि नहीं? ये एक्सपेक्टेड सी ग्रुप में नीचे, क्योंकि ग्रुप एक नॉर्मल ट्रेंड क्या है बड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है एक्चुअल? सर ये बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा हो गया ये तो। इसको याद रखना मुश्किल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको हम याद कैसे रख सकते हैं। या तो आप अपने ढंग से कुछ भी बना लीजिए, ठीक है? नहीं तो मैं कैसे याद रखता हूँ वो आपको बताता हूँ। देखिए एक बहुत पुराना रॉक बैंड है बीटल्स करके। अगर आपको आपने कभी सुना कोई गाना, तो खैर मैंने भी नहीं सुना, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि एक रॉक बैंड था बीटल्स करके। एक कार भी आती थी बीटल करके, छोटी सी, ठीक है? तो बीटल्स करके एक रॉक बैंड था। तो बीटल क्या करेंगे भाई? गाएंगे। और भाई गाएंगे तो कोई भी जो लीड सिंगर होता गाएगा तो साथ में क्या करेगा? गिटार भी बजाता है। तो गिटार बजाएगा तो गिटार में स्ट्रिंग्स बजाता है, तो स्ट्रिंग्स किसकी बनी है? एल्युमिनियम की। तो बीटल्स गा रहे हैं और गाने के साथ साथ गिटार बजा रहे हैं। गिटार की स्ट्रिंग किसकी है? एल्युमिनियम की। और कहां पे गा रहे हैं? इंडिया में प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है? ये एक फालतू सा तरीका है इसको याद रखने का। आप कोई भी और दूसरा तरीका कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इस टाइप का तरीका होना जरूर चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखेंगे कि बीटल्स गा रहे हैं, बीटल्स रॉक बैंड है, तो रॉक बैंड में भाई गाएगा और कुछ होना हो, गिटार होगा ही होगा। तो गिटार की स्ट्रिंग्स किसकी बनी है? एल्युमिनियम की। और प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखो भाई, इंडिया अपना वैसे भी हर चीज में लास्ट आता है पॉपुलेशन को छोड़ के, तो सबसे पीछे इंडिया है। ओलंपिक्स में पीछे कौन है? इंडिया। इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है? देखिए इसका थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूँ कि भाई टीएल इतना ज्यादा कैसे हो गया, ठीक है? और ये सब कैसे हुआ, इसका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है सबका, लेकिन वो जान के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा आपको, लेकिन कोई फायदा नहीं है बहुत अधिक। एग्जाम देखिए हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। केमिस्ट्री एक्सप्लोर करने बैठोगे तो इनफाइनाइट है। हमें टीचर नहीं बनना है। आपने टीचर भी छोड़ो, आपने रिसर्चर नहीं बनना है, आपने एग्जाम निकालना है। सिंपल सी बात है। ये आपको एक टास्क दिया गया है, इसको आपने करना है। भाई जैसे आप सपोज इंजीनियर बनो या आप डॉक्टर बनो, ठीक है? तो सपोज आपको घुटने की सर्जरी करनी है डॉक्टर बन के, तो भाई आप पेशेंट का घुटना ही तो खोलोगे। ये थोड़ी ना कि यार नीचे से ऊपर तक पूरा खोल के देखा, यहाँ इसका दिल ठीक है कि नहीं, इसका लीवर ठीक है कि नहीं। भाई घुटने में तो छेद करके फाड़ोगे उसका, ऐसा थोड़ी कि पूरी बॉडी खोल दोगे। तो जो काम है हमें वो करना है। काम हमें इसकी एनर्जी याद करना, हमने कर ली, ठीक है? ध्यान रखिएगा, हमें केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है एग्जाम के लिए। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है? अब लिखो हेडिंग डालो, आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक। ब्रैकेट में लिखे ना, इंक्लूडेड इन 12th बोर्ड सिलेबस। ये 12th के बोर्ड सिलेबस में है, क्योंकि ये 12th में ये फिर पढ़ाऊंगा। ये जो टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ये 12th में दोबारा पढ़ाऊंगा, तो दोबारा पढ़ाऊंगा तो उसमें और याद हो जाएगा। तो लिख लो आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक। तो लिख लो भाई कि इंक्लूडेड इन 12th बोर्ड। सब कौन सा बोर्ड? कोई भी बेटा बोर्ड हो, इंडिया में एग्जाम दे रहे हो तो ये इंक्लूडेड है, ये समझ लो, ठीक है? अब देखिए आपको बताइए भाई 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक? पहले तो देखो ग्रुप वाइज, ग्रुप में इसमें क्या गड़बड़ होती है भाई। शक्ति, वक्रमन,
फीकोनी हुजन, याद है। फिर स्काईलार्क, यहां पे क्या चालू हो जाता था 4F, यहां पे क्या चालू हो जाता था 5F। अच्छा, कई सारे बच्चों ने कमेंट किया है और कई सालों से ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बड़ा लिखो, तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं वैसे अपनी तरफ से, ठीक है। टीजर हक्कू, वनब टाहा, करमोव, मनटकरी, फिरोज, कोरहिर, निपटपट। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहाँ पे पीटी भी लिख दिया था, तो कई बच्चों ने कमेंट किया था मुझे, तो ये पीडी भाई आपको बता ही चुका हूं। कुअग्गू, जैन खड़क, ठीक। अब देखो, तो ये ग्रुप कौन से हैं? ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड क्या है भाई कि आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, यही तो एक्सपेक्टेड है। यानी एक्सपेक्टेड क्या है भाई? इधर देखो, देखो एक्सपेक्टेड क्या था, पहले ये देखो, भाई ये एक्सपेक्टेड ये था कि नीचे जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा, यही तो एक्सपेक्टेड था। अभी एक्सपेक्टेड देखते हैं क्या है। ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। तो एक्सपेक्टेड था कि नीचे जाने पर क्या बढ़ता जाएगा बेटा? साइज। साइज बढ़ता जाएगा तो क्या बढ़ता जाएगा बताओ भाई? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, बोलो बेटा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का क्या बढ़ता जाएगा? डिस्टेंस। साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, इसीलिए नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड क्या थी भाई आयोनाइजेशन एनर्जी? एक्सपेक्टेड था साइज 3D, 4D, फिर 5D, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या एक्सपेक्टेड थी? भाई नीचे जाने पर कम होती जाती है, ये एक्सपेक्टेड थी। यानी एक्सपेक्टेड क्या था कि 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, लेकिन एक्चुअल क्या होता है? 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D दोनों से बहुत ज्यादा होती है, कहीं ज्यादा होती है, समझे ना? बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों सर? सोच के बताओ, मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं लेकिन होती क्या बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों? तो मुझे ये बताओ कि एक्चुअली में साइज ऐसे बढ़ता है, ये बताओ मुझे। मैंने आपको बताया था, याद करिए, ये 3D है, ये 4D और ये 5D। 4D और 5D का साइज क्या रहेगा? सिमिलर, याद करो, सिमिलर साइज होता था। सिमिलर साइज क्यों होता था इन दोनों का? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बोलो बेटा, है कि नहीं? सिमिलर साइज क्यों होता था? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता था? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब देखा जाए तो इन दोनों का साइज तो एक जैसा है, ठीक है, इन दोनों का साइज कैसा है बेटा? एक जैसा है। तो कोई भी ले लो, सपोज हम ले लेते हैं
कोई भी ले लो, मतलब चलो मन टकरी ले लेते हैं, मन टकरी। ठीक, तो अब इसमें Mn में कितने प्रोटॉन है? 25 प्रोटॉन है। अब इसमें याद करो कितना जोड़ते थे? 18। तो 18 जोड़ो, तो इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 43 प्रोटॉन। अब इसमें 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 75 प्रोटॉन। तो खुद सोचो, इन दोनों का साइज सेम है, ठीक है, साइज सेम है, तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है? 75 प्रोटॉन है भाई। इसमें इससे कोई भी लो, इन दोनों में, 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 इन दोनों में कितने का फर्क है? 32 प्रोटॉन्स का। यानी यहां से यहां तक कितने प्रोटॉन्स का? मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, इन दोनों में, 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 इन दोनों में कितने प्रोटॉन का फर्क है? 32 प्रोटॉन्स का। और साइज क्या है? सिमिलर है। तो याद करो, अगर साइज सिमिलर है तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बताओ, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका सिमिलर साइज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इसीलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इससे भी ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली ये होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? पहले लिख, पहले एक काम करो, इतना लिख लो, ये लिख लो, इसके बाद ये लिख लो, उसके बाद जो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ वो लिखो, फिर ये लिखना। लिखो, the ionization energy of elements of the ionization energy of elements of third transition series, the ionization energy of elements of third transition series increases as compared to second transition series। मतलब इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, अगर आपको याद हो, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ठीक, आगे लिखो, दिस इज बिकॉज साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, this is because size of third transition series ये वाला ब्रैकेट में लिख लो 5D series is similar to size of second transition series, लिख लो 4D series। ठीक, ठीक है। बट इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस सडनली बाय 32 यूनिट्स या 32 प्रोटॉन्स। Hence force of attraction increases drastically in third transition series। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी बोला मतलब न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन का। Therefore its ionization energy also increases। Its ionization energy also increases significantly। ठीक है, तो इसमें चाहो तो लिख लो कि सिमिलर साइज बट प्रोटॉन इंक्रीजेस सडनली by 32, so
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो 5D की ज्यादा होती है 3D और 4D से। ठीक, तो सर 3D और 4D में क्या होता है? अब ये बहुत बड़ी बात है कि 3D और 4D में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें भी अब ग्रुप 4, 5, 6 और 10, ग्रुप 4, 5, 6 और 10 कौन से हुए? अब देख लो भाई, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कौन कौन से हुए? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल वाले ग्रुप। इनमें क्या होता है? अब ये लिख, अब जो मैंने बोला उसके बाद आप ये लिख लेना, उसके बाद ये लिखना। ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 10 में क्या होता है? 5D तो ज्यादा होता ही होता है। इसमें क्या होता है? 5D के बाद क्या होता है? 4D ज्यादा होता है, उसके बाद 3D ज्यादा होता है। ठीक, और इसी तरह ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12, 7, 8, 9, 11, 12 में क्या होता है? 5D तो ज्यादा होता ही है, मतलब ये देखो यहाँ पे चेंज आ रहा है, तो ये आपने याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, 12th में ये आएगा, इसका ग्राफ भी आएगा 12th में। तो अभी जिसको थोड़ी सी दिक्कत अगर हो भी रही होगी, क्योंकि ये लॉन्थेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये सब नई चीजें हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे पढ़ाई में तो धीमे धीमे आपकी पढ़ने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी देखिए कि अब आपके लेक्चर्स बढ़ गए, जैसे एक ऑर्गेनिक का भी बढ़ गया लेक्चर, तो आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी कुछ दिन, लेकिन फिर आप धीरे धीरे एडजस्ट कर जाओगे। ठीक है, और अभी 2 हफ्ते तक मैं 3 एक्स्ट्रा क्लास रख रहा हूँ, और फिर 2 हफ्ते बाद मैं क्या करूंगा? 6 एक्स्ट्रा क्लास कर दूंगा ऑर्गेनिक में, जिससे कि आपका सिलेबस और जल्दी हो, क्योंकि मैं 1 महीना पीछे हूँ। और अगर क्लास खुली होती तो ये आपकी ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास चालू होती सितंबर से। अगर क्लासेस अगर नॉर्मली चल रही होती तो सितंबर में मैं एक्स्ट्रा क्लास आपकी चालू कर देता, लेकिन चूंकि मैं अभी 1 महीने पीछे हूँ, इसलिए 1 महीने पहले अभी आपकी चालू कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये कैसे करेंगे सर? ये बेटा रटना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों? ये रटना पड़ेगा सर। एक ग्रुप तो आप भूल ही गए, ये वाला, तो इसमें तो वही होगा भाई, इसमें ये पूरा लिख लिया। ठीक है, अब देखो इन ग्रुप नंबर 3 SCYLA, यही तो एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम। इसमें तो याद करो साइज का वेरिएशन होता नहीं है, याद है? इसमें तो साइज का वेरिएशन होता नहीं है, तो इसमें यही होता है, जो एक्सपेक्टेड था वही होता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 में वेरिएशन होता नहीं है, यहाँ पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है नहीं, तो ग्रुप नंबर 3 में वही होगा जो आपका एक्सपेक्टेड था, यही होगा बस। इसमें हालांकि मैं एक बार ये चेक कर लूंगा, लेकिन होता यही है। एक बार मैं कंसल्ट कर लूंगा, एक बार डेटा देख लूंगा, मेरे हिसाब से यही होता है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिए भी। ठीक, अब देखो, अब डी ब्लॉक में ये तो हमने ग्रुप में देखा, अब देखो हम पीरियड में देखते हैं। ये फिर से लिख लेना, ये पूरा ग्रुप नंबर 3 करके पूरा लिखना। और ऑर्गेनिक के लिए भाई सेपरेट कॉपी बनानी है, ध्यान रहे। आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, देखो शक्ति वक्रमण की कोनी को जरूर। ठीक, अब देखो अक्रॉस पीरियड इसका हाईएस्ट होता है,
मतलब जनरल ट्रेंड क्या, इधर जाने पे बढ़ता है, इधर हाईएस्ट होता है और इनका क्या होता है, लोएस्ट। जनरली इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इनका हाईएस्ट होता है। ठीक भाई, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज। देखो इन ईच सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट मेंबर इज मिनिमम। In each series, ionization energy of first member is minimum and last member is maximum. Last member is maximum. Ionization energy generally increases from left to right. Generally increases from left to right, but there are many irregularities. In this general trend, especially for 3D series, तो देखो 3D सीरीज में क्या होता है, होना क्या चाहिए था, शक्ति वक्रमन त्रिकोणी पूजन। ठीक है, जनरल ये ट्रेंड होता है, लेकिन देखो यहाँ ट्रेंड में गड़बड़ कहाँ कहाँ होती है। देखो टीआई में यहाँ गड़बड़ है, टीआई का वेनेडियम से ज्यादा है, इसका ज्यादा है। ये ठीक है, ये देखो यहाँ गड़बड़ है। सर ऐसा क्यों है, वाई? भाई ये एक्चुअल है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या था, भाई ये एक्सपेक्टेड था, ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन हुआ ये, तो ऐसा क्यों हुआ सर? तो इसका रीजन हम पढ़ेंगे 12th में। ठीक है ना, इसका रीजन हम पढ़ेंगे 12th में, क्योंकि इसमें एक्सचेंज एनर्जी और कई सारी चीजें आएंगी जो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा और मैच्योर हो जाओ फिर हम इस पे आते हैं। तो अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए, और इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जरूर, समझाऊंगा जरूर, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और अभी गूगल करके भी देखने का कोई मतलब नहीं है, अभी ये कोशिश करो कि ये आपको एटलीस्ट याद रहे। और मैं इसका ग्राफ भी एक भेजूंगा आपको व्हाट्सएप, इसका एक ग्राफ भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा। आप चाहो तो उसको अपनी कॉपी में बना लेना, उसके लिए जगह छोड़ दो, आधा पेज। ठीक है, क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ second ionization energy.
क्वेश्चन 1 था, सॉरी, बस इतना ही है। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये क्या है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ भाई, पहला देखो, कॉपर एंड जिंक। कॉपर क्या होता था भाई, 3p6 4s1 3d10, ठीक। जिंक क्या होता है, 3p6 4s2 3d10, ठीक। तो भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती थी, जिंक की, ये तो आपको पता ही है, जिंक की कॉपर से ज्यादा होती है। हाईएस्ट आपको पता ही है ज़ेन घटक की होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो हम बात कॉपर की नहीं करेंगे, हम करेंगे कॉपर प्लस की। तो कॉपर प्लस क्या हुआ, देखो ये 3p6 3d10, और जिंक प्लस क्या हुआ, ये, ठीक। अब ये देखिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आती है इसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो मतलब क्या होता है भाई, झूठा। सूडो मतलब क्या होता है, दिखावटी, जो एक्चुअल में हो नहीं लेकिन देखने में लगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्या होती है, वेरी मच स्टेबल, वेरी मच स्टेबल बट लेस स्टेबल देन एक्चुअल। भाई जो झूठा है वो सच्चे से तो हारेगा ही, बट लेस स्टेबल देन एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब ये छोड़ो, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये केवल हारेगा किससे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से इसकी स्टेबिलिटी हारेगी। अब इसमें सोचो, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किससे निकालोगे, 3d से। अब देखो ये ऑलरेडी क्या है, 3d10 है, ठीक। अब ये ऑलरेडी अगर 3d10 है तो ये फुली फिल्ड है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो याद करो, जैसे नाइट्रोजन तो क्या था, केवल 3 ही थे, तब इसको निकालने में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा था। तो ये भी क्या, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत ज्यादा तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या, एक्स्ट्रा स्टेबल। लेकिन इसमें किससे निकाल लो, 4s से। भाई 3d से किससे थोड़ी ना निकाल लो, 4s से निकाल लो, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। और इसमें फोर्थ शेल से निकाल लो, इसमें थर्ड शेल से निकाल लो, ये भी फर्क है। भाई फोर्थ शेल से, इसमें थर्ड शेल से, किसकी ज्यादा हो जाएगी, कॉपर की, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की। और फर्स्ट किसकी ज्यादा थी, जिंक की। करिए,
हाँ भाई, क्रोमियम और Mn। भाई क्रोमियम और Mn, तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है भाई? Mn की ज्यादा होती है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। तो भाई सेकंड क्रोमियम वैसे क्या होता है? 4s1 3d5, और Mn क्या होता है? 4s2 3d5। तो जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो किसकी बात करोगे बेटा? क्रोमियम की बात करोगे कि क्रोमियम प्लस की बात करोगे? ऑब्वियसली बात है क्रोमियम प्लस की बात करोगे, यानी इससे एक हट गया, और इसमें Mn प्लस में तो 4s1 आया। ठीक, तो अब ये देखो, तो अब इसमें से हटाओगे तो किसमें से हटाओगे? अगर क्रोमियम से हटाना इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें किससे हटाना पड़ेगा? 3d से, जो कि क्या है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड यानी ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक, और थर्ड सेल से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किससे निकालना है? 4s से। ठीक है, जो कि कोई ऐसी स्टेबिलिटी वाली इसमें बात नहीं है, और ऊपर से ये फोर्थ शेल से निकालना है। तो इसीलिए ऑब्वियस सी बात है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? क्रोमियम प्लस की ज्यादा हो जाएगी। किसकी? Mn प्लस से। तो देयरफॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? Mn की। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? क्रोमियम। Cr और Cu, अब बताओ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पॉज करो और सोचो Cr और Cu में बेटा किसकी ज्यादा होगी? देखो ऑब्वियसली बात है, पहले तो Cu की Cr से ज्यादा होगी, ये तो हमने पढ़ाई है। जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो किसकी बात करोगे? Cr प्लस, और इधर किसकी बात करोगे? Cu प्लस। तो ये हो जाएगा 3p6 3d10। तो अब बताओ अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी बन गई? सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है? फुली फिल्ड। ठीक, तो अब बताओ फुली फिल्ड भी एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो अब इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? तो आपको बताया था होम्स रूल से, जो फुली फिल्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगी किससे? हाफ फील्ड से। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी कॉपर की ज्यादा है, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? कॉपर की। क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ये क्या है? मोर एक्स्ट्रा स्टेबल। फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड। ऐसा क्यों सर? ये मैं एडवांस के लेक्चर में कराऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और अभी याद रखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने एडवांस वाला पोर्शन नहीं कराया है। एडवांस वाला पोर्शन मैं आपका स्टार्ट करूंगा लगभग 15 अगस्त के आसपास। तब तक आप थोड़े और मैच्योर हो जाओगे पढ़ाई में, तो फिर एडवांस के मैं वीडियो अलग से दिया करूंगा। ठीक है, ये क्या है? फुली फिल्ड। क्या बोल रहा था? फुली फिल्ड इज, लेकिन जितना मैंने मेंस के नाम पे पढ़ाया है उससे भी अगर आप ट्राई करोगे तो आईआईटी के जो 41 इयर्स के प्रॉब्लम हैं
आपके मिनिमम 90% प्रॉब्लम इसमें से सॉल्व हो जाएंगे। जो मैंने मेंस के नाम पे पढ़ाया है उसमें IIT 41 ईयर्स के जो 90% प्रॉब्लम है वो भी आप कर लोगे, ठीक है। और ये भी मैं डिस्कस करूंगा, ये जब एडवांस की मैं सीरीज चालू कर दूंगा 15 अगस्त से, तब ये सब मैं डिस्कस करना भी, ये भी डिस्कस करना चालू कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, फुली फिल्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इनको आयोनाइजेशन एनर्जी में लगाओ। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मेडिकल वाले चाहे तो ये क्वेश्चन छोड़ दे क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा टफ है। मेडिकल में इतना ये वाला नहीं पूछना चाहिए, अभी तक तो ठीक था। मेडिकल वाले चाहे तो थोड़ा सा आगे बढ़ा ले वीडियो 5 मिनट, ये क्वेश्चन छोड़ दे। देखना है तो देख ले, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं बोलूंगा मेडिकल के लिहाज से ये टफ है। हाँ भाई चलो, कॉपर प्लस जिंक, जिंक प्लस, कुछ चीजें तो देखते ही तय है क्या, कॉपर प्लस की कॉपर से ज्यादा होगी, जिंक प्लस की जिंक से ज्यादा होगी, और जिंक की कॉपर से ज्यादा होगी। बोलो भाई, ये बात तो देखते ही पता है। क्यों भाई, ये कैटायन है, कैटायन की न्यूट्रल एटम से भाई साइज छोटा होता है, कैटायन का न्यूट्रल एटम से तो ज्यादा ही होती है ना आयोनाइजेशन एनर्जी। कैटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है भाई। इससे निकालोगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इससे निकालोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन, तो ये तो होगा ही, और ये तो हमें पता ही है। इसी को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीज हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अब हमें देखना है, एक एक करके देखो। तो कॉपर प्लस और जिंक प्लस देखते हैं। कॉपर प्लस क्या होगा भाई, कॉपर प्लस क्या हो जाएगा, 3d5 नहीं सॉरी 3p6 4s1 3d10 होता है कॉपर। तो कॉपर प्लस क्या हो जाएगा, 3d10। जिंक क्या होता है, 3p6 4s2 3d10, तो जिंक प्लस क्या हो जाएगा, ये। तो अब बताओ इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली अभी अभी हमने किया था भाई, कॉपर प्लस और जिंक प्लस में से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, कॉपर प्लस से। क्यों, क्योंकि ये सूडो नोबल गैस है। बोलो भाई, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉपर प्लस की ज्यादा है किससे, जिंक प्लस से। बस हो गया सवाल। अरे सिंपल सी बात है, कॉपर प्लस की ज्यादा है किससे, जिंक प्लस से। जिंक प्लस की ज्यादा होगी किससे, जिंक से, क्योंकि ये कैटायन है, कैटायन की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। और जिंक ज्यादा है किससे, कॉपर से। खत्म। अरे यार कैटायन वाला नहीं समझ में आया, जैसे अल्युमिनियम प्लस 2, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बोलोगे, इसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलोगे, और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बोलोगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थर्ड वाली आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। सेकेंड वाली आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो बस इसलिए कैटायन की हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, नॉन न्यूट्रल एटम से ज्यादा होती है। बस हमने ये लिखा, ये लिखते में पता है कि Zn प्लस की जिंक से ज्यादा और जिंक की कॉपर से ज्यादा है, बस हो गया सवाल। अगला देखो, ये K प्लस कॉपर प्लस करिए।
अब भाई देखो पोटेशियम कितना होगा 19, ये क्या लिखोगे 3p6 4s1, ठीक है। कॉपर पोटेशियम प्लस दिया ना, पोटेशियम प्लस क्या हो जाएगा 3p6, कॉपर क्या हो जाएगा 4s1 3d10, और कॉपर प्लस क्या हो जाएगा 3p6 3d10। बोलो भाई ये हो जाएगा। अब देखो हेलिना करबसस पर, ठीक, यहाँ कैल्शियम होता है और यहाँ से चालू होता है शक्ति वक्रमण फीकोनिकुजन, याद है आपको? तो अब बताओ K प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, है कि नहीं? K प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। तो ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी कैसी है, सूडो नोबल गैस। बोलो भाई है कि नहीं? तो अभी आपको बताया था, और दोनों ही थर्ड शेल वाली हैं, तो नोबल गैस ज्यादा स्टेबल होगी कि सूडो नोबल गैस ज्यादा स्टेबल होगी? तो ऑब्वियसली बात है नोबल गैस ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सूडो नोबल गैस, ठीक। तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी। अब कॉपर प्लस की कॉपर से तो ज्यादा ही होगी। क्यों कॉपर से ज्यादा होगी? क्योंकि भाई ये 3d10 है फुली फिल्ड, और इसमें से 4s से निकालना है, तो कॉपर प्लस की कॉपर से ज्यादा होगी। अब पोटेशियम कहाँ पे आएगा? तो याद करो पोटेशियम यहाँ आता है एल्केली मेटल्स में, और इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो कॉपर इधर आएगा, पोटेशियम इधर आएगा, सॉरी इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो कॉपर की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी? पोटेशियम से। ये दोनों सवाल आईटी एडवांस लायक थे, ठीक है। याद करिए भाई, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होती है? एल्केली मेटल्स की। क्यों? क्योंकि एल्केली मेटल में देखो सीधे शेल चेंज हो गया ना, इसमें 4s से निकाल रहे हो, इसमें 3p6 से निकाल रहे हो, और वो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, ठीक। क्वेश्चन ये बेटा आईटी के लिए क्वेश्चन है, तो मेडिकल वाले यहीं पर वीडियो बंद कर दें और पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी वाली भी शीट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। आईआईटी एडवांस मतलब आया नहीं है, ओनली फॉर आईआईटी करो। हाँ भाई कर लिया होगा अब तक। देखिए लिथियम के नीचे सोडियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है। ये था, ये पढ़ा है हमने कि भाई इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि भाई लिथियम बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे? सोडियम मैग्नीशियम से, क्योंकि ये दोनों भाई सेकंड पीरियड के हैं और ये किसका है? थर्ड पीरियड का। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो एक्सपेक्टेड क्या था? बेरिलियम की लिथियम से ज्यादा होती है, और सोडियम मैग्नीशियम में किसकी ज्यादा होती है? मैग्नीशियम की ज्यादा होती है सोडियम से।
ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था हमारा, ठीक, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है देखो, ये देखो, ये इस तरह जाता है, ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी सबसे ज्यादा किसकी है, बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम और फिर सोडियम। आपको ये नहीं सोच सकते आप, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मेडिकल वालों को भी वैसे देखना है, मैंने गलती से बोल दिया 5 मिनट पहले कि बंद कर दो, तो मेडिकल वालों को फिर से बताना पड़ेगा कि ये देखना था उन्हें, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए पहला एक एप्लीकेशन तो आपको बता ही चुका हूं, क्या लिखो, बाय आयोनाइजेशन एनर्जी वी कैन आइडेंटिफाई, by ionization energy we can identify number of valence electrons, we can identify number of valence electrons। कैसे भाई, याद करिए, आपको बताया था कि सपोज अगर IE3 एकदम से ज्यादा हो जाए तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, याद करिए, आपको बताया था 2 होंगे, क्योंकि एकदम से चेंज हो रहा है यानी 2 ही होंगे। अगर मान लीजिए दूसरा ही एकदम से ज्यादा हो जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। इसी तरह मान लो चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम से ज्यादा हो जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, ठीक है। आपको बता दूं आज हमारे पास एक स्पेशल स्टूडेंट भी है, ये हाय बोलो, हाय बोलो सबको, हाय हाय बोलो ना, अबे बोल दे हाय। देखू केमिस्ट्री पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो ये भी आ गया क्लास अटेंड करने, तो तुम भी पढ़ोगे, डाउट है इसमें, डाउट है क्या? तो देखिए, तो ये मैं आपको पहले एप्लीकेशन बता चुका हूं, तो लिख लीजिए पहला एप्लीकेशन। दूसरा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? देखो जैसे हम बोल सकते हैं Fe+2 Fe+3, तो हम क्या बोलेंगे, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +2, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। जैसे सोडियम प्लस, तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि भाई अल्युमिनियम जो है नॉर्मली +3 में मिलता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों? और इसी तरह और भी जो Fe है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हैं, तो 2 इसमें कंसेप्ट है, लिखिए। ए, if the difference between 2 successive ionization energy, if the difference between 2 successive ionization energy is less than 11 electron volt, is less than 11 electron volt, then higher oxidation state is more stable.
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक, दूसरा पॉइंट, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज more than 16 electron volt, then lower oxidation state is more stable. जैसे सपोज ये है, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ये हो गई पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो गई दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हो गई तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब क्या कह रहा है, दो के बीच का डिफरेंस अगर 11 से कम है तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ IE2 माइनस IE1, 15 माइनस 7 कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, लेस देन 11 है। तो बताओ अगर लेस देन 11 है तो हायर ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल है, यानी +1 और +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, +2। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये वाला +2 में है, ये वाला +1 में है, तो हायर वाली ज्यादा स्टेबल होगी। अब इन दोनों में देखते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल होगी कि ये ज्यादा स्टेबल होगी। तो IE3 माइनस IE2, तो 50 माइनस 15, 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ज्यादा है किससे, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो हम क्या बोलेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल, सॉरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, क्योंकि 16 से ज्यादा होगा, यानी इससे ये बनना ही नहीं चाह रहा है। भाई ये कम है, इसका मतलब क्या आसानी से बन जा रहा है, ये बनना ही नहीं चाह रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, तो M2 जो है +2 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस। तो ये नॉर्मली ये जो M है ये किस में रहना चाहेगा, +2 में, क्योंकि देखो ये देखा हमने, तो भाई इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 11 से कम है तो हायर इज मोर स्टेबल, और अगर 16 से ज्यादा है तो लोअर इज मोर स्टेबल। ठीक, ये लिख लो तीसरा पॉइंट। और 11 और 16 के बीच में है तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे आयरन है वो +2 फॉर्म में भी रहता है, +3 में भी रहता है सपोज। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है, 11 और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। लिखो तीसरा पॉइंट, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इफ डिफरेंस बिटवीन two successive ionization energy is between 11 and 16, is between 11 and 16, then both oxidation states will be, equally stable. Both oxidation state will be equally stable. ठीक है भाई, 2 एप्लीकेशन हो गई। अब तीसरा लिखो, मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर, भाई मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे दे वो मेटल। मेटल क्या होता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे वो क्या होता है भाई, मेटल। ठीक, ठीक है भाई,
जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे वो मेटल। तो लिखो मेटल इज समथिंग विच गिव्स इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। लिखो यहाँ पे मेटल इज सम एलिमेंट which can give electron very easily। Metal is some element which can give electron very easily। आगे लिखो जितनी easily वो इलेक्ट्रॉन देगा, जितना easily वो इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही अच्छा मेटल माना जाएगा। जितना इजीली कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना ही अच्छा मेटल माना जाएगा या वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। i.e. it would have more metallic character। i.e. ऐसे पूरा सेंटेंस ही लिख लो। The element which donates electron easily the element which donates electron more easily will have higher metallic character। ठीक, तो अब बताओ जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा या जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? भाई जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। ठीक, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर inversely proportional to ionization energy। चौथा रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।